शुरुआत करने के लिए आपका महान होना जरूरी नहीं, लेकिन महान होने के लिए आपका शुरुआत करना जरूरी है। यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एवं फिजिक्स सब्जेक्ट से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। आज के इस लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स की थ्योरेटिकल लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे पॉजिट्रोनियम एटम और म्योनिक एटम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। पहले हम पॉजिट्रोनियम और म्योनिक एटम के बारे में जानेंगे। जैसे हम हाइड्रोजन एटम में निकालते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट एंड एनर्जी इन nth ऑर्बिट लाइक दैट, इस प्रकार की चीजें जो भी हमारी उस पे क्वेश्चंस बनते हैं, उसी प्रकार से पॉजिट्रोनियम एटम पे बात करते हैं साहब। तो आइए जल्दी से देखिएगा पॉजिट्रोनियम एटम किसको कहते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉजिट्रोनियम और म्योनिक एटम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है पूछे जाते हैं अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो देखिएगा क्या है पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है। इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए सबसे पहले अगर हम बात आपको बताएं, पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप सभी जानते हैं पॉजिट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, और पॉजिट्रॉन को हम E+ से दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन को E- से। सबसे पहले आप लोग रिकॉल कीजिएगा, आपको पता ही है किसी भी पार्टिकल का जो एंटी पार्टिकल होता है वो एंटी पार्टिकल साहब क्या होता है। देखिए किसी भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल उसे कहा जाएगा जिसका मास उसी पार्टिकल के बराबर हो और चार्ज उसी के बराबर हो लेकिन अपोजिट हो। यानी कि हमने यहाँ पे लिखा भी है एंटी पार्टिकल ऑफ ए पार्टिकल हैव सेम मास एंड सेम अपोजिट चार्ज, यानी कि उतना ही अपोजिट चार्ज होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं होगा, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो इक्वल है और अपोजिट है, लेकिन दोनों का मास इक्वल नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल प्रोटॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, उतना ही मास पॉजिट्रॉन का होता है। तो पार्टिकल एंटी पार्टिकल की कंडीशन आपके समझ में आ गई होगी कि मास जो होना चाहिए हमारा सेम होना चाहिए और चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो पॉजिट्रोनियम एटम यहाँ पे देखेंगे आप, डायग्राम से हमने शो कर रखा है। तो जैसे इसमें क्या माना जाता है कि एक पॉजिट्रॉन है और उस पॉजिट्रॉन के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो देखिएगा अब इस कंसेप्ट अगर इससे रिलेटेड, जैसे हाइड्रोजन एटम में आप क्या देखते हैं ना 1H1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन एटम क्या है, कुछ नहीं है, बस उसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, यही तो हाइड्रोजन एटम है 1H1। ठीक है, और दूसरा अगर उस 1H1 में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, 1H2 1H3 अगर आप आइसोटोप लेते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एक ही रहते हैं, बाकी न्यूट्रॉन वहां पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पॉजिट्रॉन क्या है, बस प्रोटॉन रिप्लेस हो गया है पॉजिट्रॉन से और इलेक्ट्रॉन रिप्लेस कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन लाइक एटम से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा क्या है रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिट्रोनियम एटम के लिए। तो रिड्यूस्ड मास क्या आएगा, देखिए m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमने रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला आपको पहले भी बताया है सर। तो पॉजिट्रोनियम के मास को हम Me पॉजिटिव से दिखा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के मास को Me से। तो Me पॉजिटिव इंटू Me अपॉन Me पॉजिटिव प्लस Me, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 वाले फॉर्मूले से। अब देखिएगा आगे देखिएगा साहब क्या है, जो पॉजिट्रॉन का मास है उतना ही मास इलेक्ट्रॉन का होता है और दोनों को सपोज हमने क्या कह दिया m कह दिया। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के मास के ऊपर मैंने m रखा तो m इंटू एम अपॉन m प्लस एम, यानी कि m² अपॉन 2m बना। यानी कि म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये गलती से पहले 2 अपॉन m लिखा था, ये नहीं है, म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा m अपॉन 2। m मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहां पर से पहली बात क्या समझ लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए कि जो पॉजिट्रॉन का रिड्यूस्ड मास है, पॉजिट्रोनियम एटम का जो रिड्यूस्ड मास है वो m/2 या इलेक्ट्रॉन के मास का हाफ है। ठीक है, अब हमें ये निकल गया है रिड्यूस्ड मास, तो अब हम इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर सकते हैं, लास्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखिएगा अब है कंपैरिजन ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम विद हाइड्रोजन एटम इन टर्म्स ऑफ रेडियस, एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ, जो भी हम इन चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा साहब मैंने एक और हाइड्रोजन एटम लिखा हुआ है और एक और मैं कंसिडर कर रहा हूं पॉजिट्रोनियम एटम से, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात करें तो हम ये फॉर्मूला जनरली हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ते हैं, आपको याद होना चाहिए Rn इक्वल टू n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Ze²। m के ऊपर m ही लिखा है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो यू नो रेडियस जो होता है जनरली मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,
अब पॉजिट्रोनियम के लिए क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के ऊपर पाई m की जगह पर म्यू लेंगे हम, रिड्यूस्ड मास पाई म्यू जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको देखिए फिर अगली लाइन में मैंने म्यू की जगह पर m/2 कहें या me/2 कहें, कहाँ से आया, अभी मैंने आपको बताया पॉजिट्रॉन का रिड्यूस, पॉजिट्रोनियम सिस्टम का जो आपका रिड्यूस्ड मास है उस सिस्टम में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाफ हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 यहाँ से ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो आपके पास सीधे सीधे क्या हो जाएगा, जो रेडियस आ रहा है आर एन इक्वल टू 2 टाइम्स n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर आया। और जो ब्रैकेट के अंदर जो ये रेडियस है, यू नो दिस रेडियस, ये रेडियस किसका है, ये हाइड्रोजन एटम का रेडियस है नहीं है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हमारा निकल के आ रहा है, आप देख रहे होंगे अगली लाइन में, जो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट होगा पॉजिट्रोनियम एटम का साहब, ये 2 टाइम्स हो जाएगा रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यानी कि अभी भी अगर आपको हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया है, आपसे पॉजिट्रोनियम एटम का रेडियस निकालो कहेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या कर देना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। मैंने जब अपनी तैयारी करी थी तो उस समय के नोट्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन का भी है। दूसरा सर, एनर्जी इन nth ऑर्बिट को, एनर्जी में क्या चेंज आएगा उसको देखते हैं। यू नो एनर्जी का जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये आपको याद होनी चाहिए, माइनस एम जेड स्क्वायर e⁴ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। इस फॉर्म में भी आपको याद होनी चाहिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी इनको डिस्कस किया है। जिन लोगों ने उनको ना देखा हो तो आप उनको देख सकते हैं, आपको हेल्प होगी इनसे, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है, यानी कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। या हम इस एनर्जी को इस टर्म में भी लिखते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब पॉजिट्रोनियम एटम के लिए लिख रहे हैं सर, राइट साइड में देखिए आप, E प्लस मीन्स पॉजिट्रोनियम, तो जो -m था ना हाइड्रोजन में, लेफ्ट साइड में -m, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, माइनस म्यू जेड स्क्वायर e⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। म्यू की जगह पर क्या लग दिया मैंने अगली लाइन में, m/2 रख दिया, क्योंकि पॉजिट्रोनियम सिस्टम का जो रिड्यूस मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का हाफ है। तो ये हाफ बाहर आ गया, बाकी सिस्टम ये एज इट इज, ये ब्रैकेट में वही बचा। तो आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि हाफ, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है ये तो हाइड्रोजन एटम की ही एनर्जी है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रिलेशन देखिए, एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के nth ऑर्बिट की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन के nth ऑर्बिट की एनर्जी का अपॉन 2, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं ई एन एथ ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम -13.6/2 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6.8 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। फिर आप पॉजिट्रोनियम के किसी भी उसमें निकाल लें, किसमें, n = 1 2 3 किसी भी ऑर्बिट में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बस जो मेन रिलेशन है उनको आप जरूर यहाँ पे ध्यान से नोट कर लीजिएगा साहब, ठीक है। अब इसके बाद से बात करते हैं, ये तो पॉजिट्रोनियम एटम के केस हो गए, ठीक, एनर्जी और यही पूछा जाता है। सिमिलरली एक होता है म्यूनिक एटम। तो म्यूनिक एटम क्या होता है देखिएगा, अब म्यू नेगेटिव मेसोन जो होता है, ठीक है, कैप्चर्ड बाय प्रोटॉन, यानी कि अगर कोई मेसोन होए, अगर ये प्रोटॉन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा हो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड म्यूनिक एटम, हम इसको बोलते हैं। तो इस सिस्टम का जब आप रिड्यूस्ड मास निकालेंगे तो म्यू = m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, यहाँ m1 m2 की जगह पर क्या है, एक पॉजिट्रॉन है, एक कौन है साहब, आपका म्यूऑन है, और अपॉन mp × mu अपॉन mp प्लस mu कर दिया हमने। तो ध्यान दीजिए, जो म्यूऑन का जो आपका रेस्ट मास होता है 260 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, 207 टाइम्स ऑफ me, इसको जरूर आप याद रखें, ठीक। तो यहाँ से जो रिड्यूस्ड मास आएगा ना साहब, ये आ जाता है 186 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, म्यूनिक के लिए ये होता है। अब आप ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, म्यूनिक एटम से 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, एक हाइड्रोजन एटम के लिए और एक म्यूनिक एटम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, कभी अगर आपको रिड्यूस्ड मास न दिया हो या म्यूनिक एटम का मास ही नहीं दे रहा है, तो उस समय आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन एटम के लिए यही फॉर्मूला है, RNH, यानी कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर। तो Rn क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m कहें या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कहें, ये तो पॉजिट्रॉन के लिए, सॉरी हाइड्रोजन के लिए हुआ। म्यूनिक एटम के लिए क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m की जगह पर म्यू आ जाएगा, ठीक है। और म्यू जो है, देखिए जनरली अगर आप यहाँ पे देखें तो म्यू जो है आपका रिड्यूस्ड मास जो आता है म्यूनिक सिस्टम में, रिड्यूस्ड मास आता है 186 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिड्यूस्ड मास ले रहे हैं, हाँ।
तो आर एन म्यूनिक कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई, म्यू की जगह पर हमने क्या लिख दिया 186 ऑफ एम ई जेड स्क्वायर, अब 1/186 को बाहर ले लिया, अंदर बाकी ब्रैकेट में यही चीजें बच गई। जो ब्रैकेट में बचा वो आपके पास क्या बचा, वो वही बचा हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से कंक्लूजन कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ म्यूनिक एटम का जो हो जाएगा साहब वो कितना हो जाएगा आपका 1/186 टाइम्स ऑफ आर एन एच ऑफ हाइड्रोजन एटम के nth ऑर्बिट का रेडियस। ध्यान दीजिएगा जब आप रिड्यूस्ड मास के लेंगे तो तब ये आएगा। जनरली अगर आपसे केवल कभी क्वेश्चन में ये पूछ जाता है, अगर आपसे केवल ये कहे कि इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर दिया है हमने किससे, म्यूऑन से हाइड्रोजन एटम में, क्योंकि यही है म्यूनिक एटम, आपका बात ही यही है कि जब हम भैया इलेक्ट्रॉन को म्यूऑन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन एटम में उसको यहाँ पे म्यूऑन से रिप्लेस कर दिया गया है। अब देखिएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, वो अगर रिड्यूस मास के टर्म में न जानना चाह रहा हो, वो अगर आपको केवल ये दे दे कि इसका जो मास है म्यूऑन का, अगर आपको क्वेश्चन में केवल ये दे दे कि 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप उस समय कैसे करेंगे वो भी मैंने यहाँ पर कंडीशन स्टेब्लिश करेंगे। तो कितनी बार हमको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन हो जाता है, हमारा आंसर मैच नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा साहब मैंने क्या लिखा है, अगर रिड्यूस्ड मास ना लें, अगर रिड्यूस मास को नहीं लें जो बगल में यहाँ सॉल्व करा है, तो म्यूऑन का मास दिया हो तब, तो म्यूऑन का मास कितना दिया हो 207 टाइम्स दिया होगा ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे फिर आर एन एच इक्वल टू क्या होगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर होता था ना, तो म्यूऑन का मास लेंगे तो यहाँ पर 207 टाइम्स ऑफ एम ई लेंगे। समझ गए, तो आर एन एच क्या आ जाएगा आपका म्यूऑन के रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ म्यूऑन आ जाएगा साहब, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय 207 करेंगे। यहाँ पर अगर हम रिड्यूस मास ना ले रहे हो, केवल म्यूऑन का मास ले रहे हो, तो ऐसे करके हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा वो कैसे क्वेश्चन को वहां पे दे रहा है। अगर रिड्यूस मास के टर्म में लेना है तो फिर हम इस अप्रोच के साथ वहां पे जाएंगे। ठीक हो गया, तो इसलिए जिस भी ऑप्शन से, या तो आपको अगर हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया हो, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं, अगर हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया है किसी भी ऑर्बिट का, म्यूऑन का निकालो कह रहा है उसी ऑर्बिट में, या तो आप 207 से डिवाइड करके चेक कर लो अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, या आप 186 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो जो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वही करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ऑप्शन नहीं देगा कि 186 से भी डिवाइड करके एक ऑप्शन वहां आ रहा हो या 207 से भी डिवाइड करके एक ऑप्शन आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ऐसे देखिए एनर्जी के लिए, देखिए जनरली हम रिड्यूस मास लेंगे लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। हाँ, अब एनर्जी के लिए देखिए साहब, एनर्जी के लिए क्या है, ये फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर म्यूनिक एटम में रिड्यूस मास ले रहा हूं तो माइनस एम जो था जेड स्क्वायर टू द पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर में, म्यूनिक के लिए क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। और म्यू कितना होता है याद रखना है, 186 टाइम ऑफ एम ई था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 186 टाइम्स आपकी एनर्जी यहाँ पर ये आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे इसके बारे में बात करा है, म्यूनिक और कौन सा एटम आपका पॉजिट्रोनियम। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देख लीजिएगा सर यहाँ पे, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम एनर्जी को, -13.6 से जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के टर्म में लिखना है, और तो ये हाइड्रोजन का हो गया। अगर ये दूसरा कौन सा हो गया, -13.6 के टर्म में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको 186 से मल्टीप्लाई कर देंगे म्यूनिक के लिए। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा ये बुक से हमने क्वेश्चन लिया है 67 नंबर पे, इस पे एमसीक्यू था इस बुक पे, काफी अच्छी बुक है। देखिएगा क्या कह रहे हैं, पॉजिट्रोनियम इज लाइक अ हाइड्रोजन एटम, पॉजिट्रोनियम क्या कह रहा है, लाइक अ हाइड्रोजन एटम है विद द प्रोटॉन रिप्लेस्ड बाय पॉजिट्रॉन। आपको बता भी रहा है क्वेश्चन में, अ पॉजिटिवली चार्ज एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एज मैसिव एज इलेक्ट्रॉन। यानी कि आपको सब बता दिया कि पॉजिट्रॉन क्या है, उसका उतना ही मास है इलेक्ट्रॉन के बराबर, आपको कुछ नहीं सोचना इतना। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम विड बी, तो पॉजिट्रोनियम एटम के लिए उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी कह रहे हैं। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था एनर्जी का, क्या आपको याद आया, एनर्जी जो पॉजिट्रोनियम एटम के लिए थी, याद रखिए हाइड्रोजन एटम के हाफ हो जाती है, तो उसका रिड्यूस मास म्यू इक्वल टू एम ई अपॉन 2 था ना। आप नोट्स बनाइए, चीजों को नोट करिए। ठीक है, देखिए ये हमने लिया है पॉजिट्रोनियम एटम, ये हमने इस स्लाइड में लिया था ना, हाइड्रोजन एटम का मास एनर्जी डिवाइड बाई 2, पॉजिट्रोनियम के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं,
जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर सेम ऑर्बिट पे पूछ रहा है तो वही हो जाएगी उसका हाफ। तो देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी पूछ रहा है तो क्या होगा, -13.6 अपॉन 2 अपॉन इंटू एन स्क्वायर, यानी कि एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, -13.6 अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ना। तो -13.6 अपॉन 2 कितना हुआ, -6.8। आप समझ गए होंगे ये ग्राउंड स्टेट में पूछा था तो -6.8 आंसर हो गया, हमने एन को 1 रखा, समझ गए। अगर एन इक्वल टू 2 पे पूछता तो क्या करते हैं, -13.6 अपॉन उसके पूरे अपॉन में 2 तो आता ही, इंटू 2 का स्क्वायर भी आता है, तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साहब, इन द क्वेश्चन नंबर 67 व्हाट, यानी कि ऊपर वाले क्वेश्चन की बात कह रहा है, व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ ट्रांजिशन n इक्वल टू 5 to n इक्वल टू 2 इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये क्या कह रहा है, अगर इसी ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर कोई फोटोन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जिसका जो हमको कब मिल रहा है फोटोन n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 पे जब आ रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले जो एंगुलर मोमेंटम हाइड्रोजन लाइक एटम कोई भी हो साहब, उसके लिए होता है L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। सबसे बढ़िया बात है कि एंगुलर मोमेंटम ना मास पे डिपेंड करता है, ना रिड्यूस मास का कोई कंसेप्ट आएगा, नहीं एटॉमिक नंबर का, किसी पे नहीं। हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम हो उसके किसी भी ऑर्बिट में सबका एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो L इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहां से ध्यान देखिए ना, मोमेंटम कंजर्व है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन जो हो रहा है वो 5 से 2 पे हो रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कितने एंगुलर मोमेंटम का फोटोन इमिट होगा, जितना इस एंगुलर मोमेंटम में चेंज होगा 5 से 2 के ट्रांजिशन में, क्योंकि वो पूछ रहा है व्हाट वुड बी द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फोटोन कह रहा है। तो फोटोन का उतना ही एंगुलर मोमेंटम होगा जितना इलेक्ट्रॉन का 5 में रहा होगा माइनस इलेक्ट्रॉन का 2 में रहा होगा, क्योंकि तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कह रहा है ना। तो एन इक्वल टू 5 पे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, आप मुझे बताइए। एल इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 5 स्टेज पे होगा एल इक्वल टू 5h अपॉन 2 पाई, और एन इक्वल टू 2 पे कितना होगा, एल इक्वल टू 2h अपॉन 2 पाई। या मैं ऐसे बोल दूं साहब, एन इक्वल टू 5 पे होगा एन एच अपॉन 2 पाई, सॉरी मतलब 5h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई को हम h कट भी बोलते हैं। तो n इक्वल टू 5 पे कितना हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, 5h कट, समझ गए। और n इक्वल टू 2 पे कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, 2h कट। तो एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा साहब, 5h कट माइनस 2h कट, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ, 3h कट। तो एंगुलर मोमेंटम में जो चेंज आया, इलेक्ट्रॉन 5 से 2 पे आया तो 3h कट का आया। तो एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो इतने ही एंगुलर मोमेंटम का फोटोन भी एमिट होगा। शायद आप समझ गए होंगे मेरी बात को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3h कट। ठीक है, तो ये पॉजिट्रोनियम एटम वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अब देखिए ऐसे म्योनिक एटम से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए ये क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। इफ म्योनिक हाइड्रोजन एटम इज एन एटम इन विच अ नेगेटिवली चार्ज्ड म्यून ऑफ मास अबाउट 207 ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपको, रिवॉल्व्स अराउंड अ प्रोटॉन, ठीक है, देन फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ दिस एटम इज। तो देखिए आपको यहाँ पर रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आपको नहीं लेना होगा जनरली, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ रहा है केवल वो उसमें रिप्लेस करे। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो रिड्यूस मास के टर्म में क्या था, म्यूऑन के लिए हाइड्रोजन को 186 से डिवाइड करना था, और वैसे जनरली क्या था, म्यूऑन के लिए निकालने के लिए हाइड्रोजन को 207 से डिवाइड करना था, हाइड्रोजन की रेडियस को, रेडियस के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन की रेडियस ये दी है साहब, यहाँ पे आपको इन हाइड्रोजन एटम इज एन एटम इन विच नेगेटिवली चार्ज म्यूऑन रिप्लेस करा गया है हाइड्रोजन के। तो फर्स्ट बोहर रेडियस आपसे पूछ रहा है, तो आप इसको 207 से यहाँ पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 207 से जब आप इसको डिवाइड कर देंगे तो शायद आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो साहब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पॉजिट्रोनियम और म्योनिक एटम टाइप की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिएगा। आपने हमको सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारे इन वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा भी निरंतर प्रयास जारी रहेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।